बाबा साहब ऐसे संस्कृति को कहते हैं, आप अगर ब्राह्मण कह रहे हो ना हमारी संस्कृति इतनी महान है, ऐसे संस्कृति को लज्जा आनी चाहिए। क्या आप लोगों ने आदिवासियों के उत्थान का कोई कार्यक्रम बनाया, कोई कल्याण का कार्यक्रम बनाया? नहीं बना। बाबा साहब ने संविधान के अंदर आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए जनजाति सलाहकार समिति का निर्माण, उसके साथ साथ ट्राइबल पंचायत का निर्माण किया। अभी जनजाति सलाहकार समिति कई राज्यों में नहीं है। जिस राज्य में है उस राज्य में चेयरमैन कई आदिवासी है। संविधान में बाबा साहब कह रहे हैं जनजाति सलाहकार समिति का चेयरमैन आदिवासी होगा। कई राज्यों में नॉन आदिवासी चेयरमैन, तो कैसे समस्या का समाधान हो पाएगा? तो साथियों, संविधान का जो ड्राफ्टिंग बाबा साहब ने किया, उस ड्राफ्टिंग के कमेटी में 7 लोग थे। 2 लोग मर गए, 5 लोग रहे, 2 लोग विदेश थे, 3 लोग रहे। एक व्यक्ति दिल्ली से दूर रहता था, वो दिल्ली आ नहीं सकता था। 5 हो गए। और एक व्यक्ति जो था वो बीमार था, वो भी दिल्ली नहीं पहुंच सकता था। तो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट किया। ड्राफ्टिंग यानी लिखावट करना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया। साथियों, हमें जो अधिकार मिले हैं उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी है। जो भी कीमत चुकाई वो हमारे महापुरुषों ने चुकाई है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है? अरे वोट का अधिकार खतरे में है। 336 आर्टिकल के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का राइट दिया। हमारे लोगों ने तो वोटिंग का राइट समझा, लेकिन केवल आधा समझा, केवल आधा। हमारे लोगों ने वोट का अधिकार जो है वो केवल वोट डालने तक सीमित अधिकार समझा। वोट का जो अधिकार है वो केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि शासक बनने का भी अधिकार है। हमारे लोगों ने शासक बनने के लिए कभी पहल नहीं की, शासक बनवाने के लिए पहल की। कभी कांग्रेस को तो प्रतिक्रिया में बीजेपी, कभी बीजेपी को तो प्रतिक्रिया में कभी कांग्रेस। द्विदलीय शासन प्रणाली काम कर रही है। इस देश में द्विदलीय शासन प्रणाली काम कर रही है। वोट का अधिकार बचता है तो सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 5 और 6 जो अनुसूची है, जो आदिवासियों के लिए है, वो खत्म हो जाएगी। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 19 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है 340, 341, 342 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 48 आर्टिकल, जो किसानों का संरक्षण करने वाला आर्टिकल है, वो खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है तो संविधान में 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक जितने भी माइनॉरिटी के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, वो अधिकार खत्म हो गए। वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने के लिए दिया हुआ अधिकार है। इसलिए साथियों, आपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बंगाल में गया, बंगाल के लोग कहते हैं भात खाबो, यानी चावल खाबो, भात मांस खाबो, चाय खाबो। उधर सब
खाने के लिए खाबो बोलते, खाबो, पीने के लिए भी खाबो, चाय खाबो, सिगरेट खाबो, बीड़ी खाबो। तो मैंने कहा बंगाल के हमारे लोग भात मांस खाबो, चाय खाबो, सिगरेट खाबो, बीड़ी खाबो, चुनाव में 500 रुपए खाबो वोट बेचने के लिए, चिकन तंदूरी खाबो, शराब खाबो, और वो लोग चुनकर जाने के बाद हमारा जल जंगल जमीन खाबो, हमारा आरक्षण खाबो, हमारा संविधान खाबो, हमारे महिलाओं को खाबो, हमारी फसल खाबो, हमारी जमीन खाबो, हमारी सब्जी मंडी खाबो, सारा खाबो। इतना सारा सत्यानाश हो रहा है। पांचवी अनुसूची में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, इसलिए आदिवासियों की अगर जमीन खरीदनी है तो क्या करना होगा? आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, इसका प्रोपेगेंडा करना होगा, उनके जल जंगल में घुसना होगा। आरएसएस बजरंग दल प्लान बना रहे हैं, प्लान उनका कई हद तक सफल भी हुआ है। बजरंग दल, वानर सेना, सबरी के बेरे, क्या क्या बेरे खाए, क्या खाए। अभी मैं मोहन भागवत को कहता हूं, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा बाहर निकालते हैं और चखने को देते हैं। खाएगा मोहन भागवत? मोहन भागवत खाएगा आपका? नहीं खाएगा। आदिवासियों को नॉन आदिवासी बनाना है तो क्या करना होगा? उन्होंने प्लान बनाया, आदिवासियों के जल जंगल जमीन में घुसो और वहां से उनको खदेड़ो। ये आदिवासी उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित हो जाएंगे। कहां जाएंगे? शहरों में आएंगे। तो आदिवासियों का प्रभाव, आदिवासियों के कल्चर का प्रभाव शहरी लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि शहरी लोगों के प्रभाव में, उनके कल्चर के प्रभाव में आदिवासी लोग आएंगे। तो स्वभाव क्या है? आदिवासी लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है, संविधान कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। कोर्ट के 16 जजमेंट है, उस जजमेंट में भी आदिवासी हिंदू। तो भोले भाले आदिवासी लोगों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, संविधान में 275 जो आर्टिकल है उसमें आदिवासियों के लिए सेपरेट बजट होना चाहिए। बाबा साहब ने प्रावधान किया। आर्टिकल 48 के तहत जनजाति की सलाहकार समिति होनी चाहिए आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए। बाबा साहब ने प्रावधान किया। आदिवासियों के लिए संविधान के अंदर विशेष अधिकार बाबा साहब ने दिया। इसलिए साथियों, संविधान बचना जरूरी है। कैसे बचेगा? बोलने से बचेगा, बयान देने से बचेगा। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में प्रोपेगेंडा किया। राहुल गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए आए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे हैं, उसको उसका संरक्षण करने के लिए आ रहे हैं, पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करने के लिए आ रहे हैं। ये सारे के सारे मुद्दे किसके भाई? मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सारे के सारे मुद्दे किसने उठाए? ये सारे के सारे मुद्दे बहुजन नायक मानव और वामन मेश्राम साहब ने उठाए। पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। इसके लिए भारत बंद का ऐलान किया
भारत बंद सफल हुआ। मैं महाराष्ट्र से हूं। शरद पवार साहब की साइकोलॉजी में आपकी तरफ है। वो कभी नहीं कहते थे पिछड़ों की जाति आदत गिनती होनी चाहिए। जैसे मेश्राम साहब ने भारत बंद किया पिछड़ों की जाति आदत गिनती को लेकर, उन्होंने कहा पिछड़ों की जाति आदत गिनती होनी चाहिए। अखिलेश यादव बोले पिछड़ों की जाति आदत गिनती होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बोले पिछड़ों की जाति आदत गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ों की जाति आदत गिनती होनी चाहिए कहा, और बिहार में नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों की जाति आदत गिनती की। 64% पिछड़ों के जाति आदत गिनती का संख्या आंकड़ा हमारे सामने आया। चौंकाने वाले आंकड़े आए। अगर बिहार में 64% पिछड़ों की जाति आदत गिनती का आंकड़ा आ रहा है तो देश भर में कितना आ रहा है? लगभग उतना ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा। लेकिन मंडल कमीशन के तहत आरक्षण जो है अभी कितना मिल रहा है? 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। मिलना चाहिए कितना? 52% मिलना चाहिए। ये IIM में पढ़ने के लिए रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, लेकिन फैकल्टी में रिजर्वेशन नहीं है। पिछड़ों की अगर जाति आदत गिनती होती है तो पिछड़ों का क्या फायदा होगा? पिछड़ों की अगर जाति आदत गिनती होती है तो उनके लोक संख्या के अनुपात में सेपरेट बजट एलोकेट करना होगा। उनके लोक संख्या के अनुपात में प्रशासन में प्रतिनिधित्व देना होगा। उनके लोक संख्या के अनुपात में पार्लियामेंट में हिस्सेदारी देनी होगी, विधानसभा के अंदर हिस्सेदारी देनी होगी, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व देना होगा। क्यों डर रही है आरएसएस बीजेपी? पिछड़ों की जाति आदत गिनती का इतना डर है। जब हम हमारा पिछड़ों का हक अधिकार मांगते हैं तो वो कहते हैं जातिवादी है। शेड्यूल कास्ट जब रिजर्वेशन को लेकर रोड पर आता है, एट्रोसिटी के मामले पर रोड पर आता है, कहते हैं दलित है। आदिवासी जब अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई करता है तो नक्सलवादी है। घुमंतु जनजाति 12 करोड़ है, अपराधी है, वो कहते हैं अपराधी है। मुसलमान आतंकवादी है। और ब्राह्मण खुद को क्या कहता है? प्रखर राष्ट्रवादी। यानी शेड्यूल कास्ट, दलित, आदिवासी, नक्सलवादी, घुमंतु जनजाति अपराधी, मुसलमान आतंकवादी, ओबीसी जातिवादी, और ब्राह्मण खुद को क्या कह रहा है? प्रखर राष्ट्रवादी। वाह राष्ट्रवादी, वाह! संविधान चलाते हो जंतर मंतर पर और राष्ट्रवादी कहते हो। एक नंबर के आतंकवादी हो, दहशतवादी हो। सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए, हेमंत करकरे के ऊपर जो किताब लिखी मुशर्रफ साहब ने, DIG मुशर्रफ साहब ने, उस किताब में सारा का सारा मामला दिया है। साथियों, भयानक स्थिति निर्माण की जा रही है। अरे 5वीं अनुसूची आदिवासियों के हक अधिकार के लिए है और इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है। इसमें हस्तक्षेप करने का जो अधिकार होता है 2 लोगों को होता है, एक राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति। एक राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति। मुर्मू चुप है। इसके पहले राष्ट्रपति शुरुआत के थे रामनाथ कोविंद। जगन्नाथपुरी मंदिर गए, ब्राह्मणों ने पूछा क्यों आए भाई? बोले दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करने के लिए आया। धक्के मारकर राष्ट्रपति कोविंद जी को खदेड़ा, बाहर खदेड़ा। संविधान में 17 आर्टिकल जो है, सार्वजनिक जगह पर अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार होता था उसको 17 आर्टिकल ने नल एंड वॉइड कर दिया। अरे राष्ट्रपति को धक्के मारकर बाहर खदेड़ा।
संविधान का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। मुर्मू जी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, राम शिलान्यास को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए बुलाया ही नहीं। और वो जो आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं शबरी के झूठे बेर खाए। माइक बंद हुआ है? हेलो 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 चलो हेलो। वो आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं शबरी के झूठे बेर खाएगा। वो आदिवासी और मुर्मू राष्ट्रपति है, तब भी अयोध्या नहीं बुलाया। क्योंकि वो जानते हैं ये जो लोग हैं ये आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये शूद्र और अतिशूद्र लोग हैं। इसलिए साथियों इस देश में ऐसे व्यवस्था को रोकना है तो हमें शासन करती जमात बनना होगा। शासन करती जमात बनना होगा। शासन करती जमात क्यों बनना है? क्योंकि हमारे समस्या का समाधान हमें करना है। पिछड़ों के जाति आधार गिनती का मामला है, आदिवासियों के 5 और 6 अनुसूची का मामला है, इसको बचाना है। उनके भरोसे पर बचाया नहीं जा सकता। बहुजनों को अपनी सरकार बनानी हो। हमने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। कुछ लोगों ने कहा बहुत सारे दल हैं, आरपीआई थी, बसपा थी, फिर बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों? आरपीआई ने बाबा साहब का कारवा, बाबा साहब का उदय चलाया होता तो कांशीराम साहब ने बीएसपी नहीं निकाले होते। ऑन कर दीजिए सर। अभी बहन जी कांशीराम साहब का ऑब्जेक्ट नहीं चला रही है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 2022 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा परशुराम की मूर्ति बहुत बड़ी खड़ी करूंगी मैं उत्तर प्रदेश में। साथियों हमें परशुराम की आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी। कांशीराम साहब का जो ऑब्जेक्ट था बहुजनों को शासक बनाने का, वो ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। बहन जो अगर हमारी बहन की होती तो क्या भाइयों के साथ धोखा नहीं? ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, उस पर सत्यचंद्र मिश्रा सवाल है। सारा का सारा मामला चौपट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज SC/ST के लिए वर्गीकरण का मामला सामने लाया। नॉन क्रिमिनल का मामला सामने लाया। अरे शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासी का कोई प्रतिनिधि ही नहीं था वहां पर, तभी शेड्यूल ट्राइब की कोर्ट में जजमेंट दिया। वर्गीकरण कैसे करोगे? अरे जाति के आंकड़े तुम्हारे पास में नहीं है, सरकार के पास में जाति के आंकड़े नहीं है, सब कास्ट के आंकड़े नहीं है। इतना ही नहीं है, जाति के लोग जो शेड्यूल ट्राइब में 802 जातियां है, शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियां है। उसमें जातिवार आंकड़ा और जातिवार आंकड़ा निकालकर उसमें एजुकेशन देने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा उनके पास में नहीं है। यह संविधान की विरोधी है। यह जो नीति है संविधान की विरोधी है। पिछड़ों को नॉन क्रिमिनल लगाया,
तो पिछड़ों का सत्यानाश हुआ हम देख रहे हैं। मान लो पिछड़े वर्ग का आईएएस है, उसका भाई किसानी करता है, जो आईएएस है उसको रिजर्वेशन मिला, अभी उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। मान लो शेड्यूल कास्ट का आईएएस है, शेड्यूल ट्राइब का आईएएस आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको आरक्षण मिला, उसके बच्चों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसका भाई मजदूरी करता है, किसानी करता है, उसके बच्चों को आरक्षण। जो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए क्षमता रखता है उसके आरक्षण, जिसके पास में बच्चों को पढ़ाने के लिए रिसोर्स नहीं है उनके लिए आरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ पता है? चना, चना जिसको दांत है चना चबाने के लिए, उसको चना नहीं दे रहे हो। जिसको दांत नहीं है चना चबाने के लिए, उसको चना दिखा रहे हो। यानी उसका भाई भी उधर से कट रहा है और आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे हैं वो भी आरक्षण से कट रहे हैं। यानी दोनों को कट करने का, दोनों का आरक्षण खत्म करने की साजिश नॉन क्रिमिनल जो सिस्टम है उसने, इसलिए नॉन क्रिमिनल सरकार लागू करती है, उसका तो हम विरोध करेंगे, उसको तो हम विरोध करेंगे। क्योंकि पिछड़ों का जो आंकड़ा आगे आने वाला था, कितने आईएएस, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2018 में राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन हुआ और राज्यसभा में 5 साल के आंकड़े मांगे, राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन हुआ और 5 साल के आंकड़े मांगे एससी एसटी ओबीसी के कितने आईएएस और आईपीएस। 5 साल के आंकड़े। साथियों, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% है, उनका आंकड़ा आया 7.65%, 7.65% शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा है। शेड्यूल ट्राइब का आंकड़ा आया 3.8% और अदर बैकवर्ड पिछड़ों का आंकड़ा आया 15.92%, यानी 15.92%। 5 साल के आंकड़े, साल के आंकड़े नहीं बता रहा हूं, 1 साल का आंकड़ा आता है। आदि शेड्यूल कास्ट 15% है तो 15% उनका कोटा बनना चाहिए। 5 साल में भरा केवल 7.65%। शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, हर साल 7.5% लोकसंख्या के अनुपात में शेड्यूल ट्राइब के आईएएस आईपीएस होना चाहिए। 5 साल में कितना आंकड़ा आ रहा है? 3.8%। और पिछड़ों का आना चाहिए था 27%, हर साल 27% आना चाहिए था, आ रहा है कितना? 15.92% आ रहा है। तो सारा का सारा कौन खा रहा है? सारा का सारा ब्राह्मण खा रहा है। अब उनके लिए कोई प्री एग्जाम नहीं रहेगी, उनके लिए कोई मेन एग्जाम नहीं रहेगी, उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, उनके लिए डायरेक्ट सचिव भर्ती बनेगी, डायरेक्ट सचिव। अगर सब क्षत्रिय उनके लोकसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मांगते हैं, समर्थन, बनिया वैश्य उनके लोकसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मांगते हैं तो हमारा समर्थन। आरक्षण के नाम पर जो झगड़े लगाए जा रहे हैं वो झगड़े खत्म हो गए। हो कैसे? मेसराम साहब ने कहा 100% रिजर्वेशन, ब्राह्मण 3.5% है, उनके लोकसंख्या के अनुपात में 3.5% उनको रिजर्वेशन। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो बाकी का सब, वो छोड़ने के लिए तैयार। इसलिए साथियों, हमें गांव-गांव पर जाना होगा, बूथ कमेटी का गठन करना होगा, हमारी व्यवस्था लानी है, शासक बनना है। जिसका बूथ होता है उसका एमपी होता है, जिसका बूथ होता है उसका एमएलए होता है, जिसका बूथ होता है
हमें बूथ पर जाना होगा। बूथ का मामला केवल बूथ का मामला नहीं है, ये संगठन बनाने का मामला है। ये केवल संगठन बनाने का मामला नहीं है, जन संगठन खड़ा करने का मामला है। ये केवल जन संगठन खड़ा करने का मामला नहीं है, बल्कि जन आंदोलन खड़ा करने का मामला है। जन आंदोलन से सरकार हमारे लोगों को कम पता है। जन आंदोलन से सरकार बनती है। आंदोलन से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। समाज में परिवर्तन आएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा। सत्ता में परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। व्यवस्था में परिवर्तन आने से जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। ये मतलब भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, वही न लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, विश्वास नहीं लगा चलाएंगे। भूषकत है, तीन शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर बहुजन मुक्ति पार्टी है। 25 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी है। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमें सत्ता का पायदान नहीं बनना है, सत्ता के भागीदार लोग नहीं बनना है। हम तो सत्ता के नियंत्रक लोग बनना चाहते हैं। जिनके नियंत्रण में सत्ता होते हैं, उनके ही नियंत्रण में 4 पिलर रहेंगे। सत्ता के नियंत्रक लोग बनना चाहते हैं। सत्ता कैसे आए? गांधी जी ने कहा, दुख और गरीबी से सत्ता प्राप्ति होती है। हम तो जिंदगी भर दुख और गरीबी से जिंदगी सत्ता आई नहीं। माओ सेतुंग ने कहा, बंदूक की नली से छूटी हुई गोली सत्ता प्राप्ति कर सकती है। हमारे लोग हाथी गोलियां छोड़ रहे हैं, सत्ता में बदलाव आया। कांशीराम साहब ने कहा, निरंतर संघर्ष से सत्ता प्राप्ति हो सकती है। इस पर हमारा विश्वास। आंदोलन, जन आंदोलन से सरकार बनती है। वो कैसे बनती है? केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया। केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार बनी, 2 राज्यों की सरकार। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा ने फकीर हूं, देश की तकदीर हूं, बोफर्स घोटाले के विरोध में आंदोलन चलाया। देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। छत्तीसगढ़ में आप लोग आंदोलन चलाओगे ना, आप भी मुख्यमंत्री बनोगे, आप गृहमंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे? बड़ा हाथ ऊपर करो, ऊपर पता सरकार में कौन कौन आना चाहता? हाथ ऊपर करो। हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का अभाव। राजनीतिक चेतना जो बाबा साहब ने निर्माण की थी, वो बाबा साहब जाने के बाद खत्म हुई। फिर कांशीराम साहब ने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। कांशीराम साहब चले गए तो पूरी की पूरी खत्म हुई। माननीय वामन विश्राम साहब ने इस राजनीति को, राजनीतिक चेतना को फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया है। साथियों, बहुजनों शासक बनाओ। 67 ईयर चल रहा है विश्राम साहब का। महाराष्ट्र में परिवर्तन यात्रा चल रही है। 4 राज्यों में अभी चुनाव है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और 4 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी तैयारी कर रहा है। हम शासक बन सकते हैं जिनका संगठन सेंट्रल में होता है, उनकी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज बनती है। बीजेपी सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस सेंट्रलाइज थी, वो भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में बने रहे।
बहुजन मुक्ति पार्टी सेंट्रलाइज है, भविष्य में हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। हमारे प्लस पॉइंट क्या है? हमारे प्लस पॉइंट, हमारे पास में मजबूत आइडियोलॉजी है। हमारे आजादी का सबसे बड़ा साधन हमारी आइडियोलॉजी है। हमारा संगठन केडर बेस्ड संगठन है। हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा वोट बैंक है लोकतंत्र में। जिनके पास में वोट होता है वो राजा बनता है। अल्पसंख्यक जिनके अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो राजा नहीं बन सकते, लेकिन छठ के आधार पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर राजा बन रहे हैं। हमारे प्लस पॉइंट, हमारी आइडियोलॉजी मजबूत है। हमारा संगठन कैंडिडेट संगठन है। हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी संगठन है। हमारे वोट बैंक सबसे ज्यादा है। और पांचवा हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे पास में नॉन कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं, इसलिए हमारे सरकार वो जगत है साथ। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में जो 2028 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसके एक साल बाद में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आज से ही आपको इसके दायरे में लगना है। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।